जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के आई एक अपडेट से। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनकी खरीद की जानी है और इसके लिए जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है, जो कि डसाल्ट एविएशन से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी डसाल्ट, जो कि राफेल फाइटर्स का निर्माण करती है, वो भारत के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के इंटरेस्टेड तो है, लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हम यूँ कह लें, जो नई पॉलिसी को अनवील किया गया है एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत, जहां पर एयरक्राफ्ट के परचेज और इनके लोकल प्रोडक्शन के साथ साथ टीओटी की बात की गई है, इससे वो कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ, डसाल्ट एविएशन बेसिकली जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और ज्वाइंट वेंचर है, इसको लेकर के फिलहाल वो कंफर्टेबल नहीं है और इसके लिए भारत से जो बातचीत है ये होगी। आपको बता दें कि एमआरएफए के अंतर्गत ये जो कंपनियां हैं, ये बेसिकली अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के हेजिटेंट है, और जो नई पॉलिसी ऐड की गई है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज भी है, इसको लेकर के वो भारत से बात करना चाहते हैं। दरअसल ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, सिर्फ डसाल्ट ही नहीं बल्कि कोई भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी जो ये विशेष टेक्नोलॉजी है, जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है, उसको शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं है। और ऐसे में भारत को इसके लिए कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा कि वो इसमें उनको खुद छूट दें। आपको बता दें कि डसाल्ट एविएशन का जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको एमआरएफए के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बोइंग का F-15EX और यूरोफाइटर टाइफून भी इस रेस में बने हुए हैं। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में ये प्राप्त हो सकती है, जिसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होने के बाद आगे की जो कार्यवाही है वो बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर जो मेन कंपटीशन है यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX और राफेल के बीच में हमें देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना का जो MTA प्रोग्राम है, ये भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत तकरीबन 60 से 80 की संख्या में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाने हैं। और अभी हाल ही में आपने लॉकहीड मार्टिन के उस प्रस्ताव के बारे में सुना होगा, जहां पर उन्होंने इसके लोकल प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत करी है और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय वायुसेना का जो पूर्व का अनुभव रहा है C-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ, ये काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन एम्ब्रेयर ने उस ऑफर को काउंटर करने के लिए एक नया ऑफर भारत के सामने रखा है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि C-390 मिलेनियम भारत को एक एडवांटेजियस प्राइसिंग में मिल सकता है, जो कि C-130J सुपर हरक्यूलिस से सस्ता होगा। एम्ब्रेयर की तरफ से कहा गया है कि C-390 मिलेनियम जो है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज के साथ भारत को दिया जाएगा, जहां पर इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल होगी। और अगर हम एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो 135 से लेकर के $160 मिलियन पर यूनिट की हो सकती है। और ये जो प्राइस रेंज है, अगर आप इसे C-130J सुपर हरक्यूलिस से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी कम है, क्योंकि C-130J सुपर हरक्यूलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडियन एयरफोर्स के साथ, वो काफ़ी प्रूवन रहा है। और भारत ने तकरीबन 6 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को 2012 में फॉरेन मिलिट्री सेल पैकेज के अंतर्गत खरीदा था और उनकी लागत $1.05 बिलियन की थी, यानी जो इंटायर पैकेज था वो $1.05 बिलियन का था। और अगर हम एवरेज इंटरनेशनल कॉस्ट की बात करें C-130J सुपर हरक्यूलिस की, तो ये तकरीबन 130 से लेकर के $167 बिलियन पर यूनिट की हो जाती है, यानी कि ये C-390 मिलेनियम से थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इस समय एम्ब्रेयर इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि उनके प्रस्ताव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं इस कंपटीशन में सबसे हैवी एयरक्राफ्ट जो है, जो सबसे कैपेबल है, वो है एयरबस का A400M एटलस, जिसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तरंग शक्ति के दौरान दिया जाएगा। तो उसका जो पेलोड कैपेसिटी है, ये 37 टन की है, लेकिन इसकी जो प्राइस टैग है ये काफ़ी हाई है, क्योंकि ये 220 से लेकर के $240 मिलियन पर यूनिट के बीच में आएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स अभी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू करेगी, जिसके बाद डिटेल कॉस्ट जो है इसको डिस्कस किया जाएगा फाइनल प्रोक्योरमेंट के लिए और आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्चर ड्रोन को लेकर के आ रही है। एक तरफ जहां तपस ड्रोन के सेना में शामिल किए जाने की खुशी से हम लोग काफ़ी खुश हैं, तो वहीं अब आर्चर को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल भारत की वो तलाश जिसके अंतर्गत स्वदेशी शॉर्ट रेंज अनमैन एरियल व्हीकल वेपनाइज की तलाश की जा रही है, जिसको हम आर्चर के नाम से जानते हैं, और ये तलाश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब जो आर्चर ड्रोन है ये अपने क्रूशल मिसाइल इवेल्यूएशन ट्रायल के लिए तैयार है, जो कि अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। आर्चर इस दौरान अपना जो मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है इसको प्रदर्शित करेगा। हालांकि इसने जो इनिशियल हर्डल थे उनको पूरा कर लिया है और ऑलरेडी ये फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन को कंप्लीट कर चुका है, जो कि ऑलरेडी जो वेपन ट्रायल है इनके लिए मार्ग को प्रशस्त कर चुका है।
अब यहाँ पर ये अपनी वेपन कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। जो कोर ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस मिसाइल इवेल्युएशन ट्रायल का वो ये देखना होगा कि कैसे आर्चर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जो गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल हैं इनको लॉन्च करता है और कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये एनिमी के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारी चीज़ें इन ट्रायल्स के दौरान देखी जाएंगी। हालांकि इनको बनाने वालों का ये मानना है कि वो जो ड्रोन है ये अपनी कैपेबिलिटी साबित करेगा और आर्चर ड्रोन न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी साबित करेगा बल्कि उनको इस चीज़ का भी भरोसा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको बड़ी संख्या में इंडक्ट भी किया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी इस प्रकार के जो ड्रोन्स हैं इनकी तलाश कर रही हैं और आर्चर जैसे ड्रोन उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं और ये बड़ी संख्या में हमें फोर्सेस में देखने को मिलेंगे। आर्चर का जो डेवलपमेंट है ये हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा और क्रूशल होगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत होगी बल्कि हम फॉरेन डिपेंडेंसी को भी कम कर सकेंगे और इस प्रकार के जो एडवांस ड्रोन है ये हमारे लिए अलग अलग भूमिका निभाएंगे। जैसे हमने तपस के केस में देखा कि पहले ये माना जा रहा था कि तपस का कोई ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा 4 की संख्या में तो भारतीय वायुसेना के द्वारा 6 की संख्या में ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है और ये माना जा रहा है कि जो स्वदेशी ड्रोन है इनके नंबर्स आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेज में हमें बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। अगली अपडेट में बात करने वाले हैं हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और मिग-21 के बारे में। जैसे कि हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में अवगत करवाया है कि इस समय मिग-21 की जो अलग अलग स्क्वाड्रन है इनको नाल एयरबेस पे रिलोकेट किया जा रहा है, जो कि अपने लंबे समय तक सर्विस देने के बाद अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जी हाँ, मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट अब बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं और इसके लिए अलग अलग जो स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है मिग-21 की इन्हें राजस्थान के नाल एयरबेस में रिलोकेट किया जा रहा है और अपने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान जो फाइनल सेरेमनी है इसको आयोजित किया जाएगा और 2025 तक पूरी तरीके से इनको फेज आउट करने का प्लान सामने आया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो भारतीय वायुसेना है अब उसे तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि मिग-21 के जाने के बाद जो एक गैप क्रिएट होगा उसको फिल करना हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे ये डिपेंड करेगा कि वो तेजस के प्रोडक्शन रेट को कितना इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि मिग-21 के जाने के बाद जो अलग अलग स्क्वाड्रन है इनमें जो तेजस का रीडिप्लॉयमेंट है वो किया जाएगा, क्योंकि तेजस ही वो एयरक्राफ्ट होंगे जिन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट किया जाना है। अब अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो फिलहाल जो 2025 और 26 तक का टारगेट है वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का है, लेकिन नासिक प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होने के बाद HAL इस चीज़ की उम्मीद कर रही है कि तकरीबन जो प्रोडक्शन रेट है वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाया जा सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर जो एडिशनल प्रोडक्शन लाइन है ये भी ओपन की जा सकती हैं। हालांकि जो तेजस एयरक्राफ्ट है इनको मॉडिफाई भी किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट के हिसाब से और आप सबको पता है कि पहले उड़ान भरने के बाद लगातार जो मॉडिफिकेशन है वो चल रहे हैं और जो अभी इम्पोर्टेड कंपोनेंट है इनको इंडिजिनाइज किए जाने का भी प्रयास चल रहा है, जिसमें जो रिफ्यूलिंग प्रोब है और दूसरी चीज़ें शामिल हैं वो इस समय स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब मिग-23, मिग-27 के बाद मिग-21 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं और भारतीय वायुसेना अब नए फाइटर की फ्लीट को ऑपरेट करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।